बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में हम आज किस्त नंबर 248 को आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें बयान करेंगे खलीफा मुख्तफी बिल्ला को। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्तफी बिल्ला बिन मुतज़द बिन मौफक बिल्ला बिन मुतवक्कल अली अल्लाह बिन मोतसम बिल्ला बिन हारून रशीद। असल नाम अली और कुनियत अबू मोहम्मद थी। एक तुर्किया उम्मे वल्द जेजक नामी के वतन से पैदा हुए थे। अली नाम पर सिर्फ दो ही खलीफा हुए हैं, एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरा मुख्तफी बिल्ला। मोतज़द बिल्ला ने इनको अपना वलीअहद बनाया था। जब मोतमद का इंतकाल हुआ तो मुख्तफी रक्का में था और बदर गुलाम फारस में वजीर आजम कासिम बिन अब्दुल्ला ने मुख्तफी के नाम पर लोगों से बैत ली थी और मुख्तफी के पास रक्का में खबर भेजी। मुख्तफी 7 जमादिल अव्वल को बगदाद में दाखिल हुआ और कासिम वजीर को 7 खलत अता किए। मुख्तफी आदल, खुशखलक और खूबसूरत शख्स था। वजीर कासिम बिन अबैदुल्ला भी ये चाहता था कि मोतज़द की औलाद में से कोई खलीफा ना हो, बल्कि इस खानदान के किसी और शख्स को खलीफा बनाया जाए। बदर बिन अबैदुल्ला इसके इरादे में सदरा हुआ और वजीर को मजबूरन अपने इस इरादे से बाज रहना पड़ा। अब मुख्तफी के तख्त नशीन होने के बाद वजीर को यह फिक्र हुई कि अगर बदर ने हाजिर दरबार होकर खलीफा से मेरे इस इरादे को तज़किरा कर दिया तो खलीफा मेरा दुश्मन हो जाएगा। इसलिए वो इसकी कोशिश में मसरूफ हुआ कि बदर के आने से पहले खलीफा को बदर की जानब से बदगुमान कर दिया जाए। चुनाचे जो बड़े बड़े सरदार बदर के साथ फारस में थे, इनको बुला लिया गया। बदर फारस से वासत में आया तो वासत की तरफ एक फौज रवाना कर दी गई। बदर चाहता था कि यह खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करे। वजीर ने खलीफा को बदर की तरफ से भी बैरम कर दिया और नतीजा ये हुआ कि बदर को बगदाद पहुंचने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। बदर नहायत अक्लमंद, बहादुर और मुदब्बर शख्स था। इसका कत्ल बिल्कुल इसी किस्म का कत्ल था जैसे हरसमा बिन ऐन का कत्ल मामून रशीद के इब्तदाई दौरे खिलाफत में हुआ था। माह रजब सन 279 हिजरी में मोहम्मद बिन हारून ने, जो इस्माइल सामानी का एक बागी सरदार था, रे पर कब्जा किया। खलीफा मुख्तफी ने फौज भेजी, इसको मोहम्मद बिन हारून ने शिकस्त देकर भगा दिया। तब खलीफा मुख्तफी ने रे का इलाका भी इस्माइल सामानी को दे दिया। इस्माइल सामानी ने आकर रे पर कब्जा किया। मोहम्मद बिन हारून शिकस्त खाकर भागा, फिर गिरफ्तार होकर आया। इसकी इस्माइल सामानी ने जेल खाना में कैद कर दिया, जहां वो शाबान सन 290 में फौत हो गया। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि सूबा बहरीन पर करामता ने तसल्लुत कर लिया था। इसके बाद वो कुफा में नुमदार हुए, मगर वहां शिकस्त खाई तो दमिश्क में पहुंचकर तबा नामी आमल दमिश्क को बार बार शिकस्तें देकर इसका मुआसरा कर लिया। मुख्तफी बिल्ला ने दमिश्क में करामता की ये चीरा दस्ती देखकर बगदाद से कूच किया और सन 290 में रक्का पहुंचकर क्याम किया और मोहम्मद बिन सलमान को एक जबरदस्त लश्कर देकर दमिश्क की तरफ करामता के सरकोबी के लिए रवाना किया। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी होशियारी और बहादुरी के साथ करामता का मुकाबला किया। करामता का सरदार अबुल कासिम यहया अल मारूफ ज़करिया 6 मुहर्रम सन 291 को गिरफ्तार हुआ। बहुत से करामता मकतूल हुए, बहुत से मकीद और बहुत से मफरूर हुए। ज़करिया गिरफ्तार होकर रक्का में मुख्तफी के सामने पेश हुआ। इसने इसे को भी कत्ल कर दिया। ज़करिया के बाद इसका भाई हुसैन ने करामता को फराहम करके बदअमनी की और भी मकतूल हुआ। इस हुसैन करामती ने अपने खिताब अमीरुल मोमिनीन मेहदी रखा हुआ था। इसके चचेरे भाई ईसा ने अपना लक़ब मुदस्सर रखा और यह जाहिर किया कि सूरह मुदस्सर में मेरा ही नाम आया। इसने अपने गुलाम के नाम मतूक बल नूर रखा था।
غرض سن 291 میں سب کے سب یک بعد دیگرے مقتول ہوئے اور ملک شام میں یہ فتنہ فروغ ہوا، مگر یہاں سے کرامتا نے یمن میں جا کر فتنہ برپا کر دیا تھا۔ جب کرامتا کی جنگ سے فراغت حاصل ہو گئی تو مختفی رقہ سے بغداد آیا اور محمد بن سلمان بھی دمشق سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ شام کا اکثر حصہ ہارون بن خمارویہ بن احمد بن تاتون کی حکومت میں شامل تھا اور اس سے لڑائی کرنے کا نہ خلیفہ ارادہ رکھتا تھا اور نہ محمد بن سلمان، بلکہ کرامتا کے اتصال کے واسطے خلیفہ کو خود حرکت کرنا اور اپنی فوجوں کو بھیجنا۔ جہاں اپنی سلطنت کی حفاظت تھی وہاں ہارون شاہ مصر کی حمایت تھی۔ محمد بن سلمان پہلے خاندان تاتون کے یہاں ایک کارگزار سردار تھے اور کسی بات پر ناراض ہو کر خلیفہ کے پاس آ کر متصلین خلافت میں شامل ہو گئے تھے۔ بغداد کی طرف آتے ہوئے راستے میں محمد بن سلمان کو بدر نامی کا جو ہارون میں خماریہ کا غلام تھا ایک خط ملا۔ بدر حمامی نے لکھا تھا کہ آج کل بنی تاتون کی سلطنت کا شرازہ کمزور اور کوئے حکمرانی کمزور ہو گئے، اگر اس وقت آپ مما فوج کے اس طرف چلے آئے اور مصر پر حملہ آور ہوں تو میں بھی اپنے ہمراہیوں کے خلاف آپ کے مدد کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن سلمان یہ خط لیے ہوئے بغداد آیا اور خلیفہ مختفی کی خدمت میں پیش کیا۔ خلیفہ مختفی نے محمد بن سلمان کو ایک خراج تحسین پیش کیا اور زبردست فوج دے کر فوراً مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ محمد سلمان نے مصر پہنچ کر لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بدر حمی محمد بن سلمان کے پاس چلا آیا، ہارون بن خمارویہ مارا گیا۔ مصر پر محمد بن سلمان کا قبضہ ہوا، خاندان تاتون کے تمام افراد گرفتار کر کے بغداد بھیج دیے گئے۔ یہ واقعہ ماہ صفر سن 292 کا ہے۔ دربار خلافت سے عیسیٰ نوشری کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن سلمان حکومت مصر اس کے سپرد کر کے بغداد چلا آیا۔ وہاں بنی تاتون کے حامی سرداروں میں سے ایک سپہ سالار ابراہیم خلجی نامی نے عیسیٰ نوشیری کو بے دخل کر کے خود مصر پر قبضہ کر لیا۔ بغداد سے فوج بھیجی گئی۔ اول اس کی شکست فاش ہوئی، مگر بعد میں ابراہیم شکست پا کر گرفتار ہو گیا اور بغداد جیل خانہ میں قید کر دیا گیا۔ اسی سال خلیفہ نے مظفر بن حاج کو یمن کی شورش فروغ کرنے کے لیے جو کرامتا نے وہاں پر رچا رکھی تھی سند گورنری دے کر روانہ کیا۔ سن 292 ہجری میں خلیفہ مختفی نے ابو الجہاد عبداللہ بن محمد ادوی کو صوبہ موصل کی گورنری عطا کی۔ محرم سن 253 کو وہ موصل وارد ہوا۔ اس کی موصل پہنچتے ہی کردوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ ابو الحجاج مصر سے فوج لے کر کردوں کے مقابلہ کو نکلا مگر شکست کھائی۔ موصل میں آ کر خلیفہ سے مدد طلب کی۔ یہاں سے فوج لے کر کردوں کے مقابلہ کو نکلا مگر شکست کھائی۔ موصل میں آ کر خلیفہ سے مدد طلب کی۔ یہاں سے فوج گئی اور ماہ ربیع الاول سن 294 ہجری میں ابو الحجاج نے کردوں پر فوج کشی کی اور خود خوف زدہ ہو کر کوہ سیاہ میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ بہت دنوں تک محاصرہ اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر کردوں کے سردار محمد بن بلال نے امن کی درخواست کی جو قبول ہوئی۔ ابو الحجاج کا تمام صوبہ میں سکہ بیٹھ گیا اور تمام کرد مطیع اور منقاد ہوئے۔ سن 301 میں ابو الحجاج نے خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ خلیفہ مقتدر نے مونس نامی اپنے خادم کو بھیجا۔ وہ ابو الحجاج کو گرفتار کر کے بغداد آیا۔ اس کا قصور معاف ہوا اور بغداد میں رہنے لگا۔ ابو الحجاج کے بھائی حسین دونوں بھائیوں کو دوسرے رشتہ داروں کے جیل خانے میں قید کر دیا گیا جو سن 305 میں رہا ہوئے۔ ترکوں اور رومیوں کے حملے کا
यहाँ जिक्र करना जरूर समझते हैं। सन 291 में रोमियो ने 1 लाख फौज से बलादा इस्लामिया पर हमला कर दिया, मगर इस हमला में इनकी कोई कामयाबी हासिल न हुई। सरहदी सरदारों ने मार कर भगा दिया। सन 293 हिजरी में एक नए हमला आवर ग्रोह का ज़हूर हुआ, यानी तुर्कों ने जो मावराए वलहंडर के शुमाली इलाकों, पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, मावराए अल नहर पर हमला किया। इस तरफ से ये सब पहला हमला था जो मावराए नहर पर हुआ। इन वैशी और जंगली हमला आवरों की तादाद बेशुमार थी। एक सैलाब था जो उमड़ आया था, मगर इस्माइल सामानी हाकम मावराए अल नहर ने बड़ी हिम्मत और इस्तकलाल के साथ तमाम फौजों को यकजक फराहम करके इन हमलों को अच्छी तरह सबक सिखाया। हजारहा गिरफ्तार हुए और हजारहा मुक़त्तल हुए, बाकी भाग गए। इसी साल रोमियो ने मुसलमानों से सुलह की दरखास्त की और इसमें दस्तूर साबिक कैदियों का तबादला अमल में आया, मगर इस सुलह के बाद ही रोमियो ने शहर फोर्स पर शबे खून मारा। हजारहा मुसलमान बेखबरी में शहीद और गिरफ्तार हुए। जामिया मस्जिद को रोमियो ने जला दिया और वापस चले गए। इसी साल इस्माइल सामानी की बलादो वलियम और तुर्कों के बाज़ इलाकों पर बजोर शमशीर कब्जा किया। सन 294 में मुसलमानों ने तरतूस की तरफ से बलादो रूमिया पर हमला किया और बहुत से रूमियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक बतरीक भी था। इस बतरीक की बदीय खातर इस्लाम तौबल किया। तो दोस्तों, माह जमादी अव्वल सन 295 में 6.5 बरस हुकूमत करके मुख्तफी बिल्ला बगदाद में ही फौत होकर मोहम्मद बिन ताहिर के मकान में मदफून हुआ। वफात से पहले अपने भाई जाफर को अपना वली अहद बना गया था। मुख्तफी ने मरते वक्त बैतुल माल में 1.5 करोड़ दिनार छोड़ा था। जाफर बिन मुअत्तज़ की उम्र इस वक्त 13 बरस की थी। इसने तख्त नशीन होकर अपना लक़ब मुक़्तदर बिल्ला तजवीज़ किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त 249 में सामने आएंगे आपके। अल्लाह हाफ़िज़।